बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। स्क्रूटिनी कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स की रिपोर्ट है वो पेश की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस पे केस उस वक्त सुना जाए जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की, क्योंकि स्क्रूटिनी भी हो रही है फंड्स की, तो इकट्ठा अगर इसको सुन लिया जाए। इस पर अब जवाब तलब किया गया है। जो स्क्रूटिनी रिपोर्ट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और 15 रोज़ तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एक मरतबा फिर PTI सुरखरू हुई है और अपोजिशन के अरमान है वो टाइम फिश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो PTI की फंडिंग है उसका पूरा एक कानूनी निज़ाम वज़ा किया गया है और PTI को दुनिया भर से जो कारकुनान हैं वो फंड करते हैं और इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में बिलीव करते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि तमाम जमातों की, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी जो फॉरेन फंडिंग है उसका मवाजना और वो भी पब्लिक की जाए, जैसे PTI का कहा गया है। फरीकाइन को दे दी गई रिपोर्ट, ऑफिशियली इसे अभी पब्लिक नहीं किया गया। तो इस मामले में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी अरसे से पॉलिटिकल डिबेट हो रही है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का जो 3 रुकनी मेंबर्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सरबराही में, वो इसकी समाअत करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा जो मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर हैं, उनकी एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है मंजर-ए-आम पे, जिसमें वो गुफ्तगू कर रही हैं साबिक वज़ीर इत्तलात व नशियात सेनेटर परवेज़ रशीद साहब से, और जियो TV के प्रोग्राम उसमें जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिबदारी के हवाले से और उनको मैनेज करने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। इस पर भी सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया है और ये उनकी तीसरी मुबैना ऑडियो लीक है। एक लीक तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी की थी। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और इस तनाज़ुर में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमशी है कि प्रोग्राम 10 तक में पहली मरतबा शिरकत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब। आपका बहुत शुक्रिया राना साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया स्काइप मेंबर कौमी असम्बली है और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, अमजद अली खान न्याई साहब। आपका बहुत शुक्रिया न्याई साहब कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे नहायत मोहतरम है अहमद बिलाल महबूब साहब, आप सरबराह हैं पिलडेट के और मारूफ तजियाकार हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको भी फॉर्म वेलकम। तीनों मौजूद मेहमानों का बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया। मैं आप लोगों की इजाज़त से ज़रा अहमद बिलाल महबूब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अहमद बिलाल साहब, आपने भी फॉलो किया होगा ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इसकी समाअत हुई है। अब लग ऐसे रहा है कि क्रूशल मराइल में दाखिल हो गया है। स्क्रूटिनी रिपोर्ट मीडिया में तो शेयर हुई भी है, हमारे पास भी PDF फाइल में आई है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे इसको पब्लिक नहीं किया गया। फवाद चौधरी साहब ने आज इस पे तफसीलन कमेंट किया और उन्होंने कहा कि PTI तो विंडिकेट हो गई है और हमारा एक मरबूत सिस्टम पाया जाता है। साथ में उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि पब्लिक उसमें सामने व्यू में आनी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है। आपकी मैं राय लेना चाहूँगा, अब आगे किन खतूत पे ये मामलात आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही हैं? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, ये इस बारे में किसी जजमेंट पे पहुंचने के लिए हमें उजलत नहीं करनी चाहिए। जी। और अभी ये सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट आई है और अब इसकी समाअत होगी इलेक्शन कमीशन में, ओपन प्रोसीडिंग्स में, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पे पहुंच के शायद कोई अनाउंसमेंट करेगा अपना जजमेंट। तो उस वक्त तक हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बुनियादी नुक्ता यही है कि अगर इसके अंदर किसी फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी या फॉरेन एसोसिएशन की फंडिंग है तो फिर ये यकीनन बहुत नुकसानदेह है PTI के लिए। ना सिर्फ ये कि वो फंडिंग ज़ब्त हो जाएगी, बल्कि इसके नतीजे में कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जिसके नतीजे में अगर वो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए तो ख़ुद पार्टी की अपनी लीगल स्टेटस जो है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। लेकिन ये सारी बातें वो हैं जो अभी इस्टेब्लिश होना बाकी हैं। जब वो इस्टेब्लिश होंगी तो उसके बाद ही ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। अलबत्ता जो बात आपने भी कही थी कि ये, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कही थी या PTI की तरफ से किसी और ने कही थी कि चूँकि मुख्तलिफ पार्टियों के ऊपर ये केस चल रहा है तो ये सबका फ़ैसला इकट्ठा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी तो कोई मंतक नहीं बनती, इसलिए कि पहले एक कंप्लेंट आई, फिर कुछ महीनों के बाद
काफी महीनों के बाद दूसरी कंप्लेंट आई, जी। तो जाहिर है पहले की प्रोसीडिंग्स तो एक हद तक पहुंच चुकी हैं। तो जैसे जैसे कोई प्रोसीडिंग अपने तकमील तक पहुंचे उसका फैसला आ जाना चाहिए। एक का फैसला दूसरे के इंतजार में रोके रखना तो गैर मुनासिब होगा। अच्छा अहमद साहब, मैं जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब को भी सुन रहा था, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है तमाम इश्यूज पे गई नज़र रखते हैं, आप लोगों की थिंक टैंक जो इस पे काम भी करता है। उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे कोई कदगन नहीं है कि वो मुकामी हो या बैरूनी हो, अलबत्ता मल्टीनेशनल या कंपनीज की तरफ से अगर कोई मुबैना फंडिंग की बात आती है तो फिर ये काबिल गिरफ्त जो है जुर्म है, और ये पाकिस्तान की जो लॉज है उनके मुनाफी है। इस पर आपकी क्या राय है? और अब हमारे जो पोलिटिकल पार्टीज एक्ट हैं वो दो हैं, एक 2002 का है और एक 2017 का है। किस तनाज़र में इसको परखा जाएगा? देखिए, अब शाइक उस्मानी साहब तो माशाल्लाह कानूनदान हैं, जज भी रहे हैं। जी। तो मेरा तो चूंकि कानून का बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो एक आम आदमी की तरह तज्जिया कर सकता हूँ। लेकिन मेरे नज़र में तो ये बहुत वाज़े लिखा हुआ है। मसलन ये कि ये आपने पूछा ना किस कानून के तहत जी। होगा, तो मेरी राय में चूंकि ये पुरानी फंडिंग 2017 से पहले का केस है, तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है ओके। उसी के मुताबिक गालबन ही एडजुडिकेट होगा मामला। क्योंकि जो बाद का कानून आया है वो तो मौसर व माजी नहीं हो सकता। ठीक। तो उसके अंदर जो आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के अंदर जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उसमें एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन दी हुई है ठीक है। कि कौन सी पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जाएगी। तो उसमें जो लिखा हुआ है वो है रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट or political party of a foreign country or any portion of its funds from foreign nationals. Any portion of its funds from foreign nationals. ओके। फॉरेन नेशनल्स का मतलब है कि फॉरेन इंडिविजुअल्स। तो इसमें इससे पीछे का जो कानून था ना जी, 1962 का पॉलिटिकल पार्टीज का जो कानून था, जी जी। अयूब खान साहब के जमाने में जो बना था, उसमें ये अल्फाज कुछ ये थे कि जिस सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स फंडिंग हैज नॉट कम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो अब इसमें वो सब्सटेंशियल काट के एनी कर एनी दिया गया। पोर्शन। इसका मतलब है थोड़ा सा अमाउंट भी अगर कहीं फॉरेन नेशनल से आया हो तो वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर होगी। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा वाज़ेह है ये मामला। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अमजद न्याई साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी जमात है और ये केस चल रहा है, आप स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट है, इस पर मैं देख रहा था मुख्तलिफ शोज़ पे भी गुफ्तगू हो रही है। फवाद चौधरी साहब वो साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, और वो कहते हैं कि तमाम जो हमारी फंडिंग है वो लीगली कवर्ड है और हमारा पूरा एक मरबूत निज़ाम है। आपकी मैं राय लेना चाहूँगा। जो अपोजिशन है उनका रद्द-ए-अमल तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, राना मकबूल साहब भी इस पे ज़रूर बात करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जी जो हम जिस बात का कह रहे थे, और अकबर एस बैबर जो आपके दरीना पहले फाउंडिंग मेंबर्स में शुमार होता था, अब तो पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि मैं विंडिकेट हो गया। अमजद न्याई साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, मीडिया ट्रोलिंग वाले अपनी मीडिया ट्रोलिंग करते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे वन से अपना एक सिस्टम बनाया है और वो बड़ा कंप्यूटराइज्ड है और बड़ा उन्होंने एक जो है मरबूत निज़ाम जो है वो तरतीब दिया हुआ है, जिसके तहत हर एक पैनी जो है वो उसमें जो जिस अकाउंट में जाती है उसका बकायदा जो है ऑडिट होता है, और जिस दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होता है उसका भी पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसको आप जो इसके बारे में एम्बिग्विटी जो है क्रिएट करना चाहें कोई पार्टीज अपने मफाद के लिए, तो उनका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इससे पहले जनाब इमरान खान साहब का केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने अपना एक एक पाई एक एक पैनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने विद रिकॉर्ड्स विद रिसीट्स जो है वो रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और सादिक और अमीन कहलाए। इसी तरह ये जो पार्टी फंडिंग का जो है फॉरेन फंडिंग का केस है, ये भी पूरी तरह तमाम तर तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई हैं, और जो 31 करोड़ की बात हुई है ना, उसका भी पूरा सिस्टम मौजूद है कि वो जो एक ट्रांजैक्शन है वो सेंट्रल
अकाउंट्स में आई है और वहां से दोबारा जमा हुई है, और एक ट्रांजैक्शन वो भी सेंट्रल अकाउंट्स में आई और वो सूबों को मुंतकिल की गई। तो ये एक पूरा मौजूद है, हमारे पास हर एक चीज की मनी ट्रेल मौजूद है कि ये पैसा कहाँ से आया। और फिर हमारा जो एक वेलफेयर फंड है वो अलग है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले और शौकत खानम को डोनेट करने वाली बहुत दुनिया है, और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं, वो पार्टी फंड्स में अपनी जो है वो ट्रांजैक्शन देते रहे हैं, और उसके लिए हमने पूरा एक लेकिन मैकेनिज्म रखा जो है। असल इशू है कि फॉरेन नेशनल, जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे थे कि उस पे कदगन है, फॉरेन नेशनल्स हो या कंपनीज हो। ज़ाहिर बात है जो फॉरेन पाकिस्तानी एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी से उन पे तो बेख्याल में कोई कदगन नहीं है उस हवाले से थी। लेकिन आपका नुक्ता सामने आ गया। मैं राना मकबूल साहब की भी राय लेके फिर मैं दोबारा लौट के, तो राना साहब ज़ाहिर बात है आपकी जमात के खिलाफ भी पीटीआई गई हुई और उनकी भी स्क्रूटिनी हो रही है। आप समझते हैं इट्स गुड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कि उनके जितने फंड्स हैं वो कोई मख्फी ना हो, पब्लिक व्यू में आए और पब्लिक जज करें कि किस पार्टी को कितने फंड्स मिलते हैं और वो किन कामों के लिए बरोकार लाई जाती है? क्योंकि आज ये भी बात सामने आई थी कि जी जो आप लोगों का फंड है उसमें से नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात के लिए भी उसको इस्तेमाल किया, तो ज़रा ऑडिट हो जाए, अकाउंट फॉर हो जाए तो बेहतर है। ये बहुत अच्छी बात है जी। ट्रांसपेरेंसी इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। राइटियसनेस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियली स्पीकिंग, हाँ जी, बहुत अच्छा है ये और बड़ा अच्छा। अब तारीख जो भी फैसला करे, हम सबको अकबर एस बाबर का शुक्रगुजार होना चाहिए। उस बंदे ने सिंगल हैंडली दो के इनके वो सीनियर रुकन थे और वो यानी फेल आउट, और फिर उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा वावेला किया और कंसिस्टेंटली करते रहे। इसके कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटर तो अकबर बाबर हैं और शायद और कोई अभी तक नहीं है। तो इसलिए ये, लेकिन बहुत सारी ऐसी अलार्मिंग चीज़ें जो सामने आई हैं, वो कहते हैं ना कि भरम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पर पेचो खम का पेचो खम निकले। थोड़ा सा पेचो खम निकला है। अच्छा, मसलन अब जो हमें पता चला, हमें बताया है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने, कि 53 ऐसे अकाउंट्स हैं जो डिस्क्लोज ही नहीं किए गए। लेकिन वो सर वो जो 84 सफ़े पे रिपोर्ट है उसमें तो 26 अकाउंट्स का है, वो मेरे पास रिपोर्ट नहीं, है। मेरे जो स्क्रूटिनी रिपोर्ट है। इल्म में आया कि 53 अकाउंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए। अब उसका प्रूव होगा। बिलाल सूफी साहब ने बड़ी दानाई की बात की है। अभी हम इस पोजीशन में नहीं कोई कंक्लूसिव अपना व्यू दे सकें, ठीक है। लेकिन ट्रेंड ऐसे लगता है कि जब कोई केस इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस मटेरियल ऐसा आ जाता है जिससे आपकी डाउट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। खैर बहरहाल, क्योंकि मेरे पास ये 84 सफ़ा है और उसमें टोटल जो अकाउंट्स हैं वो 26 बताए गए हैं। और जो रकम है वो भी इस हवाले से बताएगी। और यही इसमें चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा था जैसे आप कह रहे हैं कि 53 अकाउंट से, लेकिन जो स्क्रूटिनी रिपोर्ट है उसका सफ़ा नंबर वो कंपैरिजन हो जाएगा सारा। लेकिन मैंने तो जो मीडिया पे आया जी, और आपको पता है वो टिकर्स भी चलते रहे हैं। टिकर्स चले थे, क्योंकि हमारे पास बराह रास्त ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं अभी तक आई। आएगी तो इसका एनालिसिस होता रहेगा। हम चाहते हैं कि खुदा करे ये बेगुनाह साबित हों। आप चाहते हैं? चाहते हैं। अच्छा, सिद्ध के दिल से चाहते हैं। अगर इन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है तो पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन जो बाकी इतवार है ना शुरू से लेके आज तक, उसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए लोगों की रिजर्वेशन। अच्छा, ये अब आपके खिलाफ गए हैं कि जो पीएमएलएन के जो हाँ जरूर करें, बिल्कुल करना चाहिए, उसको भी प्रूव करना चाहिए। अच्छा, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, हर चीज़ को वे करना चाहिए। अगर आप वाकई कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, तो ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चाहे इसकी कोई भी पॉलिटिकल कॉस्ट कोई भी हो। इससे कोई कॉस्ट क्या होगी? वजह क्या बनी कि पॉलिटिकल पार्टीज मोतरस क्यों होती हैं, अपनी फंड्स जो है उनको मख्फी रखती है, सामने नहीं लाती? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये तमाम अमल हो रहे हैं। देखें 7 साल लगे हैं जी, मोटरस भी थी, रिलक्टेंट भी थी, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट के तौर पे भी काम किया और कई झगड़े भी हुए और अपनी एडजस्टमेंट्स भी लेते रहे। तो उसकी वजूहात यही होती हैं कि उनको भी कुछ डाउट होता है अपनी तमाम एक्टिविटी के ऊपर। आप देखें, आप तो सामने आ गया ना सारा, आप तो उसकी प्रोब हो रहा है, प्रोब के बाद एक उसका जजमेंट भी आएगी इलेक्शन कमीशन की, उससे सारा पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन अभी ट्रेंड यही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग टू ए सर्टेन एक्सटेंट। अमजद साहब, आपसे राना साहब कहे देयर इज समथिंग रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, फिर मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से पूछूंगा, सर क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है
आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो तो इस नुक्ते को हैमर करेंगे, क्योंकि आपने भी कहा और आज फवाद साहब भी कहते हैं कि 31 करोड़ से जायद की जो है वो उस पर जो स्क्रूटनी रिपोर्ट आई है उसमें है कि ये इस अकाउंट फॉर अभी नहीं हुए, लेकिन आपने कहा कि वो डबल ट्रांजैक्शन हो गई। वो तो खैर आप लोगों को डिफेंस का मौका मिलेगा जब 15 रोज बाद समात होगी, लेकिन जाहिर बात है हमारी पॉलिटिकल नैरेटिव मेकिंग में तो इस बात को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। इसमें मैं एक अर्ज कर दूं, जी जी, ये जो अकबर एस बाबर का मौकफ जो है ना, उसका प्रेडोमिनेंट इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। कह रहे प्रेडोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, लोग उसको सुनते रहे हैं, और कोई जो पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसको वो अक्यूज कर रहा है, वो ऐसी कोई सब्सटेंशियल डिफेंसिव एविडेंस नहीं ला सकी उसके खिलाफ कि ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है। इसका जवाब दीजिएगा न्यायी साहब। अनवार, मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि ओपन फोरम पे जो है वो हेयरिंग हो और बेशक फोरेंसिक ऑडिट करा लिया जाए। तमाम तफसीलात पहले भी दी गई हैं और फिर दोबारा भी हमने कोई छुपाने की ना कोशिश की है और ना हम ऐसा चाहते हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शफाफियत पे यकीन रखती है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है। बाकी जो है इनका ये कहना अकबर एस बाबर जो है वो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा क्रेडिबल बंदा नहीं है। उनकी जो डूबियस किरदार है जिसकी वजह से उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाला गया, अब वो कोई पॉजिटिव वे में तो ये काम कर नहीं रहे। वो उनका जो है वो इंतकामी चक्रों में जो है दरख्वास्त बाज किस्म के लोग होते हैं जो अक्सर आपको कचहरियों में और कई कई अदालतों में आपको नजर आते हैं, जो वो दरख्वास्त बाजी पे उनका जो है ताकि लोगों को या पार्टीज को या किसी भी शख्सियत को ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऐसे जो ब्लैकमेलरों से हमेशा जो है वो इज्तनाब भी करती है और ना इनके दबाव में आती है। हाँ, इनके पीछे जो खेलने वाले हैं वो अपना बेशक खेल खेलते रहे, लेकिन हम अपना जो है वो चेहरा जो है वो साफ चेहरा जो है इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी कौम के सामने था, दोबारा भी कौम के सामने लेके जाएंगे और अल्लाह ताला की जात जो है इससे हमें सुरखरू करके दोबारा जो है मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें पहले भी हमने दी है, दोबारा भी कौम मांगे देंगे, क्योंकि हम तो इसी पे यकीन रखते हैं कि मुल्क के अंदर जो है शफाफियत हो, मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, मुल्क के अंदर करप्शन के खिलाफ जो हमारी जद्दोजहद है वो कामयाब। अब मैं अहमद बिलाल महबूब साहब, आज ये भी बात हो रही थी, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात कह रहे थे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इनके फंड्स की जो है उसकी भी स्क्रूटिनी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग लेजिस्लेटिव ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इस पर डायलॉग्स भी कराते हैं। आप समझते हैं तमाम जमातों का ये तो चले एक अब आ गया, पीटीआई के साबिक रुकन थे अकबर एस बाबर वो गए, अब फ़ारूक हबीब साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, पीटीआई एज ए जमात PMLN और पीपल्स पार्टी गई, फिर हनीफ अब्बासी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को रजू किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम पार्टीज़ की स्क्रूटिनी हो। जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर इस तरह के ग्रोह जमातें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनकी भी फंडिंग को की जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, असूलन तो सारी सियासी जमातें अपने आप को जांच पड़ताल के लिए पेश करती हैं। कानून के मुताबिक हर साल हर सियासी जमात को अपने ऑडिटेड अकाउंट्स अपने सरबराह के दस्तखतों के साथ एक सर्टिफिकेट समेत इलेक्शन कमीशन को पेश करना होता है। और वो हम इसको पिछले तकरीबन 14 साल से सिलसिला जारी है। हम उनके ये जो गोशवारे जमा कराते हैं, अच्छा, हम उनका जायजा भी लेते रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि जो कुछ वो जमा कराते हैं उसको देखने का, उसको स्क्रूटनाइज करने का, उसके बारे में कुछ सवाल जवाब करने का इलेक्शन कमीशन के पास कैपेसिटी नहीं है, ना वो उसका कोई जायजा लेता है। वो जैसे ही आते हैं वैसे ही उनकी फोटो कापियाँ करके वो उसको पब्लिक कर देते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्कुलर होता है वो जारी हो जाता है। वो पैसे दे के आप खरीद सकते हैं, उसको लेने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सियासी जमातें उसे छुपा रही होती हैं। हाँ, मैं जब गौर से देखता हूँ उन्हें तो उसके अंदर वो तमाम डिटेल जो होनी चाहिए वो डिटेल नहीं होती। मसलन ये सारे पैसे आपको किसने दिए हैं जो आपने इकट्ठे किए हैं, तो उसके बारे में अमूमन एक जनरल स्टेटमेंट होता है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं बिलअमूम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। तो अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर ये कैपेसिटी हो, बाकायदा उसका एक पॉलिटिकल फाइनेंस का विंग मजबूत हो, वो उसको एट रैंडम चेक करता रहे और सवाल करता रहे, और कोई एतराज़ की बात है तो उसको वहीं पे उसको उठाए, तो फिर ये बात आगे चल सकती है।
वरना ये सब कुछ रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन इसकी तफसीलात चूँकि अंदरून खाना वो अकबर बाबर साहब को मालूम थी, तो इसलिए उन्होंने इसको उठाया और बड़ी मैं समझता हूँ 7 साल से वो इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टियों ने इसको खुफिया रखा होता है, ये काफ़ी ओपन चीज़ें होती हैं, कोई भी जाके उसके ऊपर उठाए। अब ये पीएमएल आपने दुरुस्त कहा, ये अब जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप के जो कुछ लोग उनसे नाराज़ थे ना, जी जैसे हाफिज हुसैन अहमद साहब थे, बिल्कुल। इस तरह और भी कुछ लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ भी शिकायत की हुई है कि उन्होंने फॉरेन कंट्री से पैसे लिए थे, तो उसके खिलाफ भी तहकीकात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये सारी पार्टियों के बारे में ये इलेक्शन कमीशन को ये काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है। और आपने कहा क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात की बहुत बाज़गश्त हम सुनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समुद्र पर पाकिस्तानियों को वोटिंग्स, आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिस एक्सपर्टीज़ में आपने बात की कि उनमें वो एक्सपर्टीज़ पाई नहीं जाती, उस तरफ भी अब कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए? तो स्क्रूटनी कमेटी बनी, इसमें ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग भी शामिल थे, इस पहलू पर भी कुछ रोशनी फरमाएंगे अहमद बिलाल महमूद साहब बिफोर वी आई गो फॉर ब्रेक? जी, इस बारे में कानून तो मौजूद है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने करनी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो कुछ उसके पास आता है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए उसके पास मैन पावर होनी चाहिए। हुकूमत उसको वो तमाम फंड देने की पाबंद है, देती भी है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मैंने सुना है कि मेरे इल्म में है कि 100 से ज्यादा लोग अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने रिक्रूट किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरफ काम तो हो रहा है, लेकिन जरा अभी वक्त लगेगा और तेजी से होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। फेयर इनफ। एक व्यूअर्स छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो तक में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 90,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम से सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस, फंडिंग के हवाले से। बिफोर वी स्विच ओवर टू आवर नेक्स्ट इशू, मैं चाहूँगा राना साहब, चूँकि आप पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी रहे हैं, फंडिंग, अब तो हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज की बात कर रहे हैं, तमाम आउटफिट्स और ग्रुप्स की फंडिंग का सुराग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है मनी ट्रेल कि कहाँ से कौन ऑपरेट कर रहा है। यू एग्री? नहीं, इससे रूट्स को डिग आउट करने में बड़ी मदद मिलती है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मोस्ट ऑफ द डेस्परेट टेररिस्ट जो भी पकड़े गए, उनकी इंटरोगेशन हुई, मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेंड अक्रॉस द बॉर्डर। उनको यानी डॉलर्स में पैसे मिलते थे,
उनको कहीं कहीं के रिश्तेदारों को मिलते थे, कहीं को बार भिजवाए जाते थे। तो जब वो हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो मसलन ये सौलत मिर्ज़ा जो आपने सुना है जी। हाँ, तो और भी बहुत सारे ये पकड़ा गया और उसने इतने डॉलर जो हर महीने ने कुछ आधे इसके कराची में आ जाते थे, आधे इसके रिश्तेदारों को बाहर चले जाते थे। और जब वो सारा हुआ तो आपको पता ही फिर उसने क्या क्या किया था। तो ये तो एक मिसाल है, सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि जो टेररिज्म के लिए फंडिंग होती है उसका सुराग लगाना, उस तक पहुँचना, और जितनी मजहबी जमातें हैं उनका देखना, उसको प्रूव करना, आइडेंटिकली NGOs की हद तक भी जाना चाहिए हमारी मशीनरी को कि ये फंडिंग लेजिटिमेट है कि नहीं है। और वो जैसे अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि कवानीन तो मौजूद है, असल इशू जो है उस पर अमलदारी का आता है। हमारा प्रॉब्लम ही इम्प्लीमेंटेशन का है। हम जो न्याय साहब अगर नाराज़ ना हों तो ये हमारी जो पार्टी है PTI, ये बड़े आइडियाज़ बहुत अच्छे देती है, लेकिन दे हैव नॉट बिन सक्सेसफुल इन साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन भी तो एक साइंस है ना जी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वैसे आप लोग इम्प्लीमेंटेशन जो मरियम नवाज साहब की ऑडियो लीक हुई है तो हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में आप लोग जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो न्याय साहब इसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में आप के आइडियाज अच्छे हैं, अपोजिशन में है राना मकबूल साहब, आइडियाज के मोतरफ है लेकिन नाकिद है आपकी अमल दरामद की पॉलिसी की। वैसे वो हम जो है ना जिस चीज में मार खा रहे हैं ना वो है लिफाफा क्रेसी, और हम लिफाफा क्रेसी के चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है कायल नहीं है, और जो लोग कायल हैं और उनकी खबरें भी आपके सामने आ रही हैं कि उन्होंने हमेशा एक जो है मीडिया मैनेजमेंट थ्रू लिफाफा दे के की है, तो वो समझते हैं कि जी लुक बिजी डू नथिंग वाला उनका हमेशा से ये काम है। अगर देखें आज पाकिस्तान के जो हालात है ना, जो बेरोजगारी आई है, जो मुल्क जो है वो मुश्किल में आया है, जहां आज इतने हम मुश्किल क्राइसिस हमारी इकॉनमी फंसी है कर्जों में, ये सब तो इन्हीं का किया धरा है। अगर काश कि अगर ये इन्होंने काम किया होता तो आज हमारे इदारे इतने तबाह हाल होते, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आज एक उनका एक स्टैंडर्ड होता जो आप 60 की दहाई में देखते हैं। आज तो जो है फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म और पता नहीं क्या क्या इज्म जो है वो चलता आ रहा है, और जिसके लिए इस गले सड़े निज़ाम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक बेहतरी की उम्मीद लाने की कोशिश कर रही है। नताइज निकल रहे हैं न्याय साहब, ये खुद आप देख ले, बेहतरी के नताइज निकल रहे हैं जो कोशिश है आपकी। देखिए अगर 72 साल आपने इस गंद को फैलाया है तो सफाई में आप 3 साल तो नहीं लगेंगे ना, कम से कम इतना टाइम तो लगेगा। ओवरनाइट चीजें कभी भी चेंज नहीं कभी नहीं होती। लेकिन आपने जो नुकता उठाया मैं इस पे भी बात करूंगा, आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। अहमद बिलाल साहब, अभी आप ट्रांसपेरेंसी फंडिंग की बात कर रहे हैं, सर ये ऑडियो लीक्स मुबैना जो सामने आ रही हैं, आपकी इस हवाले से क्या राय है? जाहिर बात है ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं हर किसी की अपनी राय होती है, साहिब राय होता है, उनको भी हक है जब वो सियासतदानों को क्रिटिसाइज करते हैं तो पॉलिटिशियंस भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैनेज करना इसके हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली उनकी तीसरी ऑडियो है मरियम नवाज साहबा की, और मेरे ख्याल में ज़्यादा इशू भी ये बन रहा है कि क्योंकि जब ये उस वक्त की बात हो रही है, ज़ाहिर बात है जब परवेज़ रशीद साहब वज़ीर इत्तलात होंगे, उस वक्त मरियम साहबा के पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उनकी गुफ्तगू और फिर मीडिया को मैनेज करने की बात। योर टेक सर, कैसे इस चीज़ से निपटा जाए, ये जो कल्चर है? देखिए ये जो ऑडियो लीक है या इससे पहले भी कुछ वीडियो ऑडियो लीक हुई हैं, जी, उसके बारे में तो ज़रा कोई पूरा सियाको सबाक के साथ चीज़ें सामने आए तो उसी वक्त कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करती है, और किसी हद तक तो ये मैनेजमेंट लेजिटिमेट है, ये कोई गलत बात नहीं होती। आप लोग रखते हैं जो बाकायदा मीडिया के साथ राब्ता रखते हैं, उन तक खबरें पहुंचाते हैं, उनको खबरें एक्सप्लेन करते हैं, आप स्पोक्समैन रखते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन कहाँ पे कुछ हदूद को आपने पार किया है, वो अगर लाइन किसी ने क्रॉस किया, मसलन अगर किसी ने किसी को पैसे दिए हैं जी, या किसी को रिश्वत दी है या किसी का साथ को फेवर करके उससे को काम निकलवाया है, तो वो तो काबिल एतराज बात है। या किसी को ऑफ स्क्रीन करवा दिया जाता है अगर वो नापसंदीदा हो या आपके खिलाफ बात कर रहा हो। जी हाँ, अगर हुकूमत पे हो तो आप उसको पिनलाइज भी करते हैं, और अगर आप हुकूमत पे ना भी हो तो उस आदमी के खिलाफ एक तनकीद का
तूफान उठा दिया जाता है, आप उसको ट्रोलिंग इतनी करते हैं सोशल मीडिया पे कि उसको अपनी सज़ा महसूस होने लग जाती है। तो ये सारे काम होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जायज़ हदूद में मैनेजमेंट का काम किया जाए तो दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में भी होता है। आपको मीडिया तक अपनी रसाई चाहिए होती है, लेकिन अगर आपने किसी को धमकाना है या किसी को पैसे दे के काम करवाना है, फेवर दे के करवाना है, तो वो बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ मेरे ख्याल में हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए, और अगर कानून हरकत में आ सकता है तो वो भी आना चाहिए। डेफेमेशन लॉज हैं मेरे ख्याल में, लेकिन वो भी आपने जैसे कि नए कानून की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे कानून उसका भी मौजूद है, हत्या की इज्जत का या दीगर कवानीन, लेकिन वो नताइज नहीं निकल पाते, वो चलते रहते हैं। आप नोट किया बरतानिया में अगर ऐसी कोई बात होती है, वहाँ शदीद किस्म के डिफेमेशन लॉज एक्टिव हैं, भारी भारी जुर्माने देने पड़ते हैं, शायद इस वजह से इस तरह के ट्रेंड्स नहीं होते। बिल्कुल, हमारा चूंकि निज़ाम इंसाफ तकरीबन मुअत्तल है, डिसफंक्शनल है, और 20-20 साल लग जाते हैं केसेस का, इसलिए लोग ऐसा काम कर लेते हैं जी, इसलिए लोग करते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। मैं चाहूँगा राना साहब इस पे आप जरूर जवाब दीजिएगा। जो लिफाफा कल्चर है इसको ख़त्म करना है, और अनफॉर्चुनेटली हालांकि आपके कुलीग हैं परवेज़ रशीद साहब, वज़ीर इत्तलात रहे हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू आई, अल्फाज पे भी बहुत सा एतराज़ उठाया जा रहा है, जो अल्फाज का चुनाव था। क्या इस चीज़ पे कदगन कैसे लगाई जा सकती है? देखिए जी, ये तो एक इंडॉक्ट्रिनेशन का प्रोसेस है, माहौल बनता है तो, लेकिन जो परवेज़ रशीद है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो किस तरह का आदमी नहीं, बहुत ईमानदार आदमी है, और ज़रा सख्त तबीयत ज़रूर है, रिएक्ट भी करता है चीज़ों के बहुत ज़्यादा, उसकी सच्चा होने की वजह से बनती भी नहीं लोगों के साथ। अच्छा। और आपको पता कई लोगों के साथ नहीं बनी। हाँ, वो तो ये ऑडियो में भी नजर आ रहा है। उसको सजाएं भी मिली हैं, आपको पता है। और जब वो सेनेट का बन रहा था अभी मेंबर, तो आपको पता है उसको अनाउंस हो गया था कि इसको मेंबर नहीं बनने दिया जाएगा। तो बन गए? नहीं बना ना जी, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इस दफा नहीं बने। हाँ, इस दफा नहीं बने। तो उन्होंने पंजाब हाउस का बिल नहीं दिया था नहीं, सर। अगर कोई आपका बिल पीछे सारे क्लियर हो तो आप गुंजाइश ही ना देना, पंजाब हाउस में इतना अरसा ठहरे बिल नहीं दिया। मैं उसका विटनेस हूँ, बिल तो वो लिए फिरता रहा है, वो एंड में लिए फिरते रहे, बिल जमा नहीं किया सर। बर वक्त बिल देने होते हैं ना। वो तो बिजली का बिल अगर मैं आप वक्त पे ना दूं तो मेरा तो बिजली काट देते हैं। वो तो पता नहीं कितने साल नहीं दिया। मैसेज मिल गया उनको पंजाब हाउस वालों के, खबरदार अगर आपने बिल लिया तो। नहीं, लेकिन वो आप ये भी तो एग्री करेंगे ना कि डिलेट कब से बिल ड्यू था जी, लेकिन उसका इंटेंशन वाकई उसको देने का था। अगर वो इकट्ठा देना चाहता था तो ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा ये एग्जॉनरेट हो जाएगा, और ये खैर उनकी अपनी चलती रहती हैं। लेकिन बहरहाल जो अहमद बिलाल सूफी साहब ने कहा, अहमद बिलाल महबूब साहब जो है वो तो माशाल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी बिलाल साहब, आप तो हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है, मॉडल भी है हमारे लिए, मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। तो ये बात ठीक है, इसके ऊपर जरूर गौर खौज भी होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन। नेपोटिज्म जो अमजद न्याई साहब कह रही है, जो नेपोटिज्म के हमें यहाँ बीमारी लाक है, अकरबा परवरी, कुंबा परवरी, ये मेरा बंदा, ये उनका बंदा, इनसे कब बाहर निकलेंगे? मैं कोई इसका जवाब इस तरह तो नहीं देना चाहता। अभी उन्होंने लिफाफा क्रेसी का बात की है, ये तो लिफाफा क्रेसी पहले करते थे ना। हमारे दोस्तों ने, अमजद न्याई साहब के लोगों ने पड़ोला क्रेसी की है। पड़ोला होता है जिसमें सारे दाने डाले होते हैं ना जिम्मेदारों के। हाँ। इन्होंने पड़ोले के पड़ोले दे दिए। अच्छा, आप अब देखें, गंदम का रैकेट निकला ना जी, जो हुआ था, ठीक है, गंदम का क्राइसिस हुआ, आपको कोई एक्शन नजर आया? गंदम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, उसमें कोई एक्शन नजर आया? शुगर में कोई सब्सटेंशियल एक्शन नजर आया? मैं अभी पेट्रोलियम की बात आपको बताता हूँ, हैरान कौन है कि मैं उस कमेटी को खुद चेयर करता हूँ। मैंने चेयरमैन आगरा को पूछा कि जब भी जो आपने पिछले दिनों 9 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया है आपने, वो आपने किस हिसाब से बढ़ा दिया? ये जो 9 रुपये पर लीटर आप ज़्यादा बेच रहे हैं, ये तो आप इस स्टॉक से बेच रहे हैं जो स्टॉक आपके पास पहले अवेलेबल है। इस स्टॉक के ऊपर तो आपने 9 रुपये पर लीटर जो है वो नहीं दिया है, तो आप अवामन नाज से क्यों 9 रुपये पर लीटर ले रहे हैं? आपको पता है इसका कितना नेगेटिव जो है वो होगा? क्या जवाब है? एम्प्लॉयर इफेक्ट। उसने कहा मुझे कि जी बात यह है सर कि हम जब वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब कीमतें कम होती तो हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं, जो कि गलत आर्गूमेंट थी, है ही नहीं, हकीकत ऐसी है ही नहीं है। तो इस तरह की जो सूरत हाल, जो मैंने कहा ना, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। जो भी इन्होंने चीज़ शुरू की है, आप मुझे बताएं, मेडिसिन की कॉग्निजेंस ली, नोटिस लिया, कोई मेडिसिन लोगों को मिलनी शुरू हो गई है, सस्ती मिलनी शुरू हो गई है। वो तो आप कहते हैं ना, ये इसका भी बाद में भरम खुल जाना है, ये जो कार्ड दे रहे हैं ना जी,
आपको सेहत कार्ड अच्छा नहीं है तो नहीं नहीं समझते बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बताऊंगा 400 अरब रुपया पंजाब जब जो तक है आप इम्प्लीमेंटेशन लगाएगी। नहीं आपने कह दिया कागजों में देंगे तो फिर पता चलेगा ना जी। केपी में तो सर कामयाब हाँ। है, केपी में तो दिया है ना सेहत अच्छा कार्ड। तो वो लोगों ने वोट पड़े इनके खिलाफ फिर दे दिए केपी में देने के बावजूद। हाँ जी, वो आप ये बल्दियाती इलेक्शन की बात बल्दियाती कर रहे हैं। इलेक्शन ये ताना बन गया अमजद न्याई साहब, ये बल्दियाती इलेक्शन देके राणा साहब कह रहे हैं कार्ड आपने कैसे दिए। मैं अभी जो एक और हादसा हुआ है वो क्या? कि LNG थी ना जी, इन्होंने लेनी थी जनवरी फरवरी में $4 पर MMBTU, इन्होंने नहीं खरीदी। लोग भी कहते हैं ना, अखबारों वाले लिखते रहे, एडिट किए गए। इन्होंने आके ये अक्टूबर नवंबर में ली है $30.5, जो कि $4 की मिल रही थी। अब उसके ऊपर तुरफा तमाशा ये हुआ कि फर्नेस ऑयल भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो दरामद कर लिया। अब जो LNG से बिजली बनती है वो 4 गुना 3 गुना सस्ती बनती है, और जब वो फर्नेस ऑयल से बनती है तो 3-4 गुना ज़्यादा बनती है। तो अब मैं कैसे ये मान लूँ कि ये क्राफ्ट है या कॉम्पिटेंस है या चीज़ों को एनालिटिकल ह्यूमन है कोई। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। कोई टीम के ऊपर दोबारा काम करने की ज़रूरत है, इनकी ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, इनकी ब्रीफिंग की ज़रूरत है। अब ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगले जो है आएगा सेंट, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत करें। अब मेरा ख्याल जो चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकती। हाउस कैन नॉट बी पुट इन ऑर्डर राइट नाउ। नहीं, वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, एक अंग्रेजी की नहीं बड़ी नहीं मशहूर नहीं, ज़रूर मिसल है। वक्त थोड़ा रह गया ना जी। अभी तो सर सितंबर 2023 में इलेक्शन होने हैं, वक्त कैसे थोड़ा रह गया, ये तो जनवरी में नहीं, बैठे। अगर 3.5 पौने 4 साल में नहीं हुआ तो 1.5 साल में क्या। आपको पता है इलेक्शन जब करीब आ जाते हैं तो फिर लोग और किसी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और मोड में मैं चले इसका जाते हैं। जवाब लेता हूँ। न्याई साहब ये कह रहे हैं, आपने तो बात की, उन्होंने कहा ये जो कार्टल्स थे, शुगर, व्हीट, ऑयल, इनके खिलाफ हतमी जौहरी कार्रवाई नहीं हुई। ऐलानात और अज़म का इजहार तो किया गया, इसमें तो कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर स्पीच में कहते हैं कि वो जो है वो डट के खड़े हैं हर किस्म के माफिया के खिलाफ। अपोजिशन कह रही है उसके नताइज नहीं सामने आ रहे। अनवार, इन कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई आज तक किसी ने नहीं की थी, सिवाय इमरान खान ने की है, और पकड़ा भी इमरान खान ने है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने लीडर पे फख्र है कि वो तमाम मुश्किलात, तमाम तकालीफ, तमाम दबाव के बावजूद भी उन्होंने एक जरा बराबर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि चाहे गवर्नमेंट रहे ना रहे, हमने इन कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और पकड़ा। और इनको मैं समझता हूँ कौम पे आश्कार भी फर्स्ट टाइम इमरान खान ने किया है। हाँ, उनका जो है वो FIA अपनी कानूनी कार्रवाई जो अब इदारों ने काम करना है उसके लिए टास्क दिए जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम तक भी पहुंचे हैं, क्योंकि आज पूरा पाकिस्तान इन कार्टल्स के जो है चेहरे वो जान चुका है कि कौन क्या करता है और किस तरीके के साथ मैनेज करता है, और अपनी जेबें भरते हैं पाकिस्तान की अवाम के खून पसीने की कमाई को। तो ये क्रेडिट तो जाता है इमरान खान को, अगर आप माने ना माने। आपने देखा कि इससे पहले जितने भी कार्टेल्स थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के जो है वो पैसे बनाने की जो मशीनें हैं वो वहाँ के जो मकीन होते थे उनके भी जेबें भरते थे, उनके बैंक अकाउंट्स भी भरते थे, और उनके बड़े बड़े महल्लात भी बनाए जाते थे। तो यही वो लोग करते थे। लेकिन इमरान खान ने तो ना झुकने से ना बिकने से मैं समझता हूँ इनकार किया है, और मैं समझता हूँ कि बिकना जो है वो हमारी सरिश्त में रहा ही नहीं है। और इमरान वो तो खान सर जो आपका है, नुक्ता कि वो सवाल इस मेरे मुल्क थे, की इन आखिरी कार्टल्स उम्मीद को, इनका जो ये ग्रिड लॉक है इसको तोड़ने में कामयाबी मिली है। अज़म तो मैंने आपको पहले कहा कि अज़म का इजहार भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, जाहिर बात है कह रहे। कभी आप इन कार्टेल्स का नाम सुना था? कामयाबी मिली है ना कि आज इनके नाम सामने आ चुके हैं, आपको पता निशानदेही चल हो गया गया, है आप कह रहे हैं। कि कौन किस तरह मैनेज करता था, कैसे अपनी जेबें भरता था। तो आज कौम नहीं जान चुकी। तो ये क्रेडिट तो देना इमरान खान को कि उन्होंने आपके सामने जो है ये सारे चेहरे लाख खड़े किए, और ये मुका की पार्टियां, ये डाके डालने वाली पार्टियां जो पाकिस्तान डकैत मूवमेंट में समझता हूँ आज आपके सामने है कि ये किस तरह डीजल के परमिट लेती थी, कोई चिकन को वो तो मैनेज 23 मार्च करता को था। महंगाई मार्च लेकर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और राना मकबूल साहब की जमात जो है, आपने जो PDM को अपना एक नाम दिया है, तो वो तो 23 मार्च को मुसर हैं, इसरार कर रहे हैं कि हम आएंगे महंगाई के खिलाफ। उसकी वजह है ना कि डीजल के परमिट बंद हो गया ना। मार्च तो करेंगे, पहले कौम को डीजल के परमिट का हिसाब तो दे लेना। पहले हिसाब दें। अहमद बिलाल साहब, सर वी आर सिटिंग इन जनवरी 2022, क्या आने वाले दिनों में बहुत से
जो सियासी तजिया निगार हैं वो कहते हैं जी अगले 3 माह अगले 4 माह बड़े क्रूशल हैं, बड़े अहम हैं। आपकी मैं राय लूंगा, आपने बड़ी मुल्क की सियासत के मदोजजर देखे हैं। साल 2022 का आगाज हो गया है, किस तरह देख रहे हैं इस साल को, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग? देखिए, जब अगले इंतखाबात में इतना मुद्दत रह जाती है तो ज़रा माहौल काफ़ी चार्ज हो जाता है। अच्छा, सियासी जमातें अब अगले इलेक्शन मोड में चली जाती हैं, और अब जो वक्त गुजरता जा रहा है तो ये इलेक्शन कैंपेन का टाइम ज़रा लंबा हो जाता है। प्री इलेक्शन काफ़ी सारी तैयारियां होती हैं, तो ये माहौल हमें ज़्यादा गर्म होता हुए नज़र आएगा। तो ये मामूल की बात है, कोई गैर मामूली बात तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इस ज़माने में आपको पीटीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे, वो उसके जवाब देंगे, और फिर पीटीआई का अपना एक मिजाज भी है, वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ या ज़्यादा डायलॉग पे बिलीव भी नहीं करते, उसकी वजह से भी ज़रा ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा है। तो ये मेरे ख्याल अगले जो 20 महीने हैं उसके अंदर ये फ़िज़ा मज़ीद टेंस होती चली जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन ये बहरहाल इन द नेचर ऑफ थिंग्स है कि ऐसे ही होता है। इस हुकूमत में शायद ये ज़्यादा हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा गुफ्तो शुरीद नहीं करते जैसे माजी में होता है। अच्छा, ये भी मैं आपको चलते चलते आपसे सवाल कर लूं, क्योंकि ईवीएम से हम हमेशा आपसे क्वेश्चन करते हैं। आज भी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें अब ये फैसला हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईवीएम मशीन्स प्रोवाइड करेगी। इलेक्शन कमीशन की जो डिमांड है, और जो इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शंस है उसमें इनका इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। तो आप कहते हैं इट्स अ गुड डेवलपमेंट, एक अच्छी पेशरफ्त है। अगर इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल हो तो ज़रा ट्रायल भी हो जाएगा, जिसका आप अक्सर तस्करा करते हैं अहमद बिलाल साहब। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये चूंकि अब कानून बन चुका है जी, मैं इसे पसंद करूं या ना पसंद करूं, या कोई और पार्टी पसंद करे या ना करे, लेकिन अब कानून है तो इलेक्शन कमीशन को इस पे अमल करना चाहिए। और उसको अमल करने के लिए जितनी जल्दी से वो ये प्रोक्योर करें और जितनी जल्दी इसका टेस्ट शुरू करें वो बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में वो स्पेसिफिकेशंस दे दी होंगी उन्होंने, ठीक। और उन्हें कहा होगा कि इन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक वो प्रोवाइड करें। अगर वो वक्त पे प्रोवाइड हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है कि वो टेस्ट हो जाएंगी। लेकिन ये भारत आप डॉक्टर, मैं राना साहब आपसे जानूँ, जैसे हम अमजद न्याई साहब से आप भी सवाल उठा रहे हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब भी कह रहे हैं, हम भी उठाते हैं, ऑपोजिशन से भी सवाल उठाए जाते हैं। जो आपकी स्ट्रेटजी है, आप समझते हैं उसमें अब क्लैरिटी आ गई है कि नून लीग के अंदर भी एक बयानिए की जंग चल रही है। 2022 में PMLN और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी बड़ी मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें आती हैं, आप तो बड़े करीबी हैं, कुछ बताएंगे 2022 में PMLN की सिमत का तयन हो जाएगा? हु इज लीडिंग द पार्टी, शहबाज साहब या मरियम साहिबा? अपनी असेसमेंट मैं देता हूँ, पार्टी की भी दीजिए। हाँ पार्टी की भी दूंगा। जब परवेज़ मुशर्रफ ही वॉज मच स्ट्रॉन्गर मैन दैन दिस सेटअप, तो सारे कहते थे, मेरे कुलीग्स भी जो होते हैं ना, हर तरह के होते हैं, कि वो तो नहीं आ सकते, हमने तो सफ़र किया था, कैद भी रहे, तो वो तो नहीं आ सकते। मैं यकीन से कहता था कि मियाँ नवाज़ आएगा भी और प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, और अब 2022 अब भी ऐसे ही होगा। नहीं, अब तो उन पे वो बनी तायत नायल क्या वज़ीर-ए-आज़म क्या कैसे क्या बन कैसे तायत नायल? सुप्रीम कोर्ट ने अब किया। मेरी अर्ज सुन लो, मेरी अर्ज सुन लो। अब उसमें लॉ मौजूद है, अगर आप आर्टिकल 187 पढ़ें, उसमें लिखा है द सुप्रीम कोर्ट इज़ कोर्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिविजिट कर सकती है। अब अभी नहीं किया, जब 16,000 एम्प्लॉयज़ सैक किए जी, थे, उनको दोबारा नहीं, उनको उनका रिव्यू भी खारिज हो गया, दोबारा उनको रीइंस्टेट कर दिया। तो इसलिए ये कोई माने नहीं है कि जी एक बंदे को एक गलती के ऊपर, जो कि गलती नहीं थी सही मानों में, वो तो सर्कमस्टांसेस थे, देयर वाज सर्टेन कंपल्शन। आपका ये है कि मियां साहब जी आएंगे जी वापस? बिल्कुल, आपको पता ही और है, वही लीड करेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब नहीं? नहीं, शहबाज शरीफ तो करेंगे, साथ होंगे ही ना, साथ तो होंगे, हाँ। लीडर तो मावन का किरदार जी हाँ, मावन का किरदार हमेशा वो अदा करते रहे। हाँ। बट ही हैड बीन ए ग्रेट इम्प्लीमेंटर। जो मैं साइंस की बात की ना, साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मैंने उसको काम करते हुए देखा। अच्छा, वो जिन्नात की तरह काम करता है, वो रिजल्ट देता है। ये न्याई साहब, वो तो राना साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे और उनकी सजा भी खत्म हो जाएगी। आपके सामने कह रहे हैं, उनका पहले भी मुशर्रफ दौर में ये इनसे ऐसे सवालात होते थे, और राना साहब कहते हैं मैं प्रिव्यू हूं। इस सजा की कहानी मुझे इजाजत देने छोटी सी। अब ब्लैक लॉक डिक्शनरी सारी दुनिया सर, की, वो तो सारा सबको असबर है, सारी वो दुनिया की, केस। सारी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस आप देख लें, किसी बंदे को सारे जहान में ब्लैक लॉ डिक्शनरी की इंटरप्रिटेशन पे सजा हुई है? अगर है तो आप बता दें। अब आए जो केस नीचे गया, मैं उसकी बात करता हूँ। अब जस्टिस जो जज बशीर का फैसला आप देख लें,
यानी पहला तो आए ना फिर ये अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जी पेश आए होना। हुए हैं ना जी, मैं तो नहीं, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? केस तो- वो आएंगे इंशाल्लाह, सर क्यों नहीं एब्सकॉन्डर का स्टेटस वो है। हो एब्सकॉन्डर तो खत्म हो जाता है। एब्सकॉन्डर का क्या होता है, मैं तो पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि एब्सकॉन्डर किस तरह खत्म होता न्याय है। साहब- अब मेरी यार सुन लें, मैं इसको ख़त्म करने लगा। अब आप 172 न्याय साहब भी पढ़ लें। हम जो न्याय साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो इनके वालिद साहब की वजह से बहुत इज्जत करता हूँ। ये जो है नहीं, पैरा जो है पेज 172 आप भी ज़रूर पढ़िएगा, पैरा नंबर 2 उसके ओपनिंग में लिखते हैं कि देयर इज़ नो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस पुट फॉरवर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज। दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 914 ऑफ द तो अकाउंटिंग। कन्विक्शन किस चीज पे हुई हुई है? कन्विक्शन ये जज आप बशीर साहब ने कन्विक्ट भी किया नहीं, हुआ है। कैसे किया आपको पता ही है। नहीं, मुझे तो नहीं पता, वो तो जज उन्होंने किया है। न्याय साहब बताइए कैसे छोड़, न्याय साहब ने नहीं पढ़ा वो फैसला। राणा साहब तो सर आप ये पेशन गोइयां कर रहे हैं टेबल में बैठ के आपके सामने। न्याय साहब पढ़ेंगे तो वो पता लग जाएगा जी न्याय उनको। साहब, लास्ट वर्ड सर। अनवार राणा साहब मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन मैं इनके लिए अर्ज करना चाहूंगा, ये पाकिस्तान लुटेरों के लिए, चोरों के लिए नहीं बना। देखो, पाकिस्तान बना है डिक्शन ला थोड़ा इलाहा बदलें जी इल्लल्लाह आप न्याय मुहम्मद साहब। रसूलुल्लाह। ये डिक्शन ने बहुत काम खराब और किया है। उनकी अच्छा लैंग्वेज मेरी ने बात बहुत सुन काम लेना, खराब मैंने किया। आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी जी प्लीज। अच्छा, अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है इनकी जो केसेस हैं इनका रिव्यू भी है, वो इस पे अपना डिसीजन दे चुकी जी है। जी। अब इनकी मंतके जो है वो अजीबो गरीब आ रही है। एक मन घड़त किस्म के जो फरजूदा जो है ना, वो एक कौम को जो बड़े लेक्चर सुनाए जा रहे हैं कि जी मियाँ साहब बड़े ये थे, और मियाँ साहब अगर बड़े होते तो सिवाय जो इवन असम्बली में खड़े होके अल्लाह के 99 नामों के नीचे कहा कि ये हजूर ये वो है जराए जो अब हमने जिनसे हमने दौलत कमाई है। और मियाँ शरीफ साहब का भी हमें पता है, वाले साहब के साथ जो है मियाँ नवाज शरीफ रहे हैं 85 की असम्बली में, उस वक्त वाले साहब भी MPA बने थे। डॉक्टर और शेर अहमद इनकी साहब। जो जी हाँ, इनका हमें पता था कि इनका क्या स्टेटस है। तो बात ये है नहीं, नहीं, कि ऐसा भी कौम ना करें को आप। तो आपको मजीद नहीं होना- लगता कि नवाज शरीफ साहब नहीं आपने- आएंगे? आपको मियाँ शरीफ की बात इस तरह नहीं करनी चाहिए। वो सबके बुजुर्ग थे मियाँ साहब, अपने न्याय साहब। आपको मियाँ शरीफ की बात नहीं करनी चाहिए। आप नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं। आप लोग तो नवाज शरीफ अपने साहब इमेजिनेशन में उस बंदे के किरदार तक पहुंच ही नहीं सकते। राणा साहब हौसला करें ना। मियाँ साहब सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, अगर और आएंगे मुल्क तो। के जो जी हाँ आएंगे तो आएंगे, नहीं नेल्सन मंडेला नहीं आएंगे, ये वो नेल्सन न्याय मंडेला साहब नहीं बड़े है। बोलना ये बोल रहे हैं। ये चूरी खाने वाले मजनू है, ये कौम बड़े के लिए बोलना दर्द बोले। रखने चले वाले ये तो हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत क्या इख्तियार करती। क्यू वेरी मच Very kind सेंटर of राना you. मकबूल साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान न्याई साहब के आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ऑनगोइंग डिबेट है, आम इशूज आज आपने उठाए। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नगेबान।